वेलकम स्टूडेंट्स। अभी आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में 4 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट जो हमें करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस ईयर 2022 में उस 4 में से एक तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, और हर दूसरे साल आता ही आता है वो 4 डेरिवेशन से, जिसमें से एक है रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, उसके बाद एक है एनर्जी का, एक है बोहर राइटबर्ग फार्मूला वाला, और एक है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपके बोर्ड में समझो 3 मार्क तो कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन एवरी ईयर आया ही आया है। जैसा कि उसमें हम पहला क्वेश्चन लेने वाले रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ईयर भी लिख दिया है, ये 2011 मार्च में भी आया है, फिर उसका जो रिपीटर्स का एग्जाम होता है 2011 अक्टूबर उसमें भी आया था, फेब 2015 में भी आया है। ठीक है, तो 3 मार्क के लिए डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है और इस ईयर ये आ सकता है। अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर को करना है कि इसमें से करने से कंफर्म ही आ जाएगा, तो ये आप कर सकते हो। इसके प्रीवियसली मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो बनाए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना चाहिए, केल्विन मेथड, व्हीटस्टोन नेटवर्क, इस सब के मैंने वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किए, तो वहां पे आप उसको भी रेफर कर सकते हो। सेम आप सुपरपोजिशन ऑफ वेव भी कर सकते हो, उसके भी मैंने अपलोड करके रखे सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो अगर आपने ये 3-4 चैप्टर कर लिया ना, तो आप फिजिक्स में ऑलमोस्ट पास हो जाओगे। ठीक है, और फिजिक्स में कैसे स्कोर करना है 60%, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है, मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहां भी चेक कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट पे। अभी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो कि कैसे रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस पे सर्कुलर मैनर में। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का हमने मास ले लिया me, जिसको हम बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी जो स्पीड है उसको हम लोगों ने v ले लिया, vn। कौन से ऑर्बिट में? nth ऑर्बिट के लिए। हमें बोहर के 3 पोस्टुलेट पता होना चाहिए अगर आपको ये जो डेरिवेशंस करने हैं। तो उसमें से जो सेकंड पोस्टुलेट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? m mass multiplied by velocity multiplied by radius, whose angular momentum, that is mvr, is integral multiple of nh upon 2 pi। n मतलब क्या होता है? क्वांटम नंबर। h मतलब क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। 2 pi आपको पता ही है कांस्टेंट है। ठीक है, और n हमने क्या बोला? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको v को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है, बाकी ये जो m और r है ना, इसको राइट हैंड साइड में लेना। तो m और r क्या होगा? डिवाइड में आ गया नीचे। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमने v में ला दिया, तो v का स्क्वायर v स्क्वायर n, n का स्क्वायर n स्क्वायर, h का h स्क्वायर, 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर, me का me स्क्वायर और r का r स्क्वायर। ठीक, अब बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है? फॉर z नंबर ऑफ एटम्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या है वो? mv स्क्वायर अपॉन r। ये हमने रोटेशनल डायनामिक्स में भी पढ़ा है, mv स्क्वायर बाय r। वो किसके इक्वल होता है? कूलम्स फोर्स के। कूलम्स फोर्स क्या होता है? E स्क्वायर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट होता है, अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज r स्क्वायर n। यहाँ पे स्टूडेंट जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पता रहेगा कि एप्सिलॉन मतलब होता है परमिटिविटी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, सेकेंड पोस्टुलेट से जो v स्क्वायर n दिख रहा है ना आपको, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दो। ये me है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में राइट हैंड में जाएगा तो डिवाइड भी कर देना me। वैसे ये rn था जो कि यहाँ पे डिवाइड में था, राइट हैंड में गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, ये r स्क्वायर और r कट कर दोगे ना, तो rn ऑटोमेटिकली यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, rn और rn कट ही हो जाएगा, तो ये खाली r बचेगा। अब ये v स्क्वायर आ गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। यहाँ पे एक v स्क्वायर है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया है। 2 और 3 दोनों देखो, दोनों v स्क्वायर हो गए। बस हमें क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो आप, इक्वेशन 3 वाले को राइट हैंड साइड में लिख दो। यहां पर दोनों स्टूडेंट्स देखना, यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिला उसको आप कट कर दो, ये 4 और ये 4 आप कट कर दो। ठीक है, पाई है, ये पाई स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ पाई बचेगा। me है, स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा किससे? me से, तो यहाँ पे देखो me बचेगा। ठीक है, मैं कट कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 4 और ये 4 कट कर दिया मैंने, यहाँ से पाई कट कर दिया, इस पाई स्क्वायर से, तो यहाँ पे पाई बच जाएगा। वैसे ही मैंने m स्क्वायर e भी कट कर दिया, तो यहाँ पे me बचेगा, और यहाँ पर भी मैंने me कट कर दिया। r स्क्वायर n था तो rn बचेगा, यहाँ पे r गया। अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन बचा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें से मैंने जो सारे वैल्यू बचे ना, n स्क्वायर, h स्क्वायर, पाई me rn, पाई me rn इक्वल टू क्या बचा? ze स्क्वायर, और अपॉन क्या बचा है? एप्सिलॉन। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, क्योंकि इक्वेशन किसका है देखो, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, तो हमने क्या किया, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट को इस तरफ रख दिया।
और बाकी जो सारे वैल्यूज है उसको इस तरफ रख दिया। ठीक है, तो इससे होगा क्या, पॉज करिए। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, सिर्फ आर एन को यहाँ रखना है, ये सारे वैल्यूज आ गए। अब इसमें देखना स्टूडेंट्स, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन कांस्टेंट होता है, परमिटिविटी पाई कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, जेड वो भी कांस्टेंट है ई स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। बचा क्या, रेडियस और यहाँ पे क्वांटम नंबर। तो इसका क्वेश्चन ऐसे भी आता है, शो दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, या तो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट का एक्सप्लेनेशन, मोस्टली ऐसे ही आता है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्वांटम नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड वीडियो देख रहे हैं, सेकंड डेरिवेशन का, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें हमें करना क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जो क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में 3 बार आ चुका है। अभी हाल फिलहाल में मार्च 2019 में आया था 3 मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अक्टूबर और जुलाई दोनों में भी पूछ चुका है, रिपीटर एग्जाम में भी पूछ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होता है, हमें पता है, ये बेसिक सा नॉलेज है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का एडिशन होता है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मैकेनिक्स के टर्म में लिखते हैं ना, mv स्क्वायर, तो यहाँ पे वही किया है, जहाँ पे me स्टैंड फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट हमने प्रीवियस वाले डेरिवेशन में भी देखा था, बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू नेसेसरी ये कूलम्स लॉ। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो r है ना, ये r को आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, किससे, इस r स्क्वायर से। तो यहाँ पे सिर्फ rn बचेगा, है ना, z ऐसे उतार दिया, 1/4 पाई एफ से उतार दिया, ये क्या हो गया, mv स्क्वायर। अब देखो थोड़ा थोड़ा ये लगभग करीब आ रहा है किसके, काइनेटिक एनर्जी को। तो बस इसको अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं राइट हैंड साइड में भी करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड में भी कर दिया। तो इससे क्या हो गया, ये हाफ mv स्क्वायर आ गया ना, और यही हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। इस 2 को क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/8 आ गया, एप्सिलॉन ऐसे ही रहेगा, और जेड स्क्वायर अपॉन आर एन उतार दो ऐसे। ये हमारा यहाँ पे 1 मार्क हो गया, जो कि काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह आपको पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमने ये ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ा है, दैट इज पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज Ze अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Rn, ये पोटेंशियल होता है, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, -e। तो -e का e के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, e स्क्वायर, z को ऐसे ही रख दो, नीचे का ऐसे उतार दिया, 4 पाई एप्सिलॉन Rn। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के इस इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या कर सकते हो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। तो 2 और 3 को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, En, जो कि है क्या, काइनेटिक एनर्जी, कितना आया है ये, 1/8 एप्सिलॉन 0 Ze स्क्वायर अपॉन Rn, प्लस पोटेंशियल का देखो यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव रखा, Ze स्क्वायर रखा, 4 पाई एप्सिलॉन रखा। अब ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 8 पाई एप्सिलॉन है Rn बेस में, लेकिन यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 2 से कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 पाई एप्सिलॉन, तो दोनों का बेस सेम आ गया। तो होगा क्या, Ze स्क्वायर माइनस 2Ze स्क्वायर, मतलब 1 माइनस हाफ, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस ही रहेगा। तो इसलिए Ze स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन। आई रिपीट अगेन, यहाँ पे 8 है, 8 करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Ze स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का क्या हो जाएगा, 2 4 8, तो 8 एप्सिलॉन, तो माइनस Ze माइनस 2Ze, कितना हो जाएगा, माइनस Ze। तो ये हो गया हमारा En, जो कि हमारा टोटल एनर्जी है। अब ये Rn की वैल्यू पता है स्टूडेंट्स, हमने इसके प्रीवियस वाले डेरिवेशन में निकाला था, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट का डेरिवेशन, वो क्या था, यही था ना, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन, जहाँ पे हमने डाल दिया था कि ये सब कांस्टेंट होता है, सिर्फ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। कुछ याद आ रहा है, इसके पहले वाला डेरिवेशन ही किया हमने। तो उसी का जो Rn का वैल्यू है ना, ये जो Rn की वैल्यू है पूरी, इसको मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इसमें कर दे रहा हूँ, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा किसकी जगह पे, Rn की जगह पे। तो बाकी चीज Ze स्क्वायर 8 एप्सिलॉन, 8 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई, अब क्योंकि Rn नीचे है तो Rn की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उसको मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, मतलब जो Rn के नीचे वैल्यूज है, मतलब ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, नीचे, क्योंकि ये Rn नीचे है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है। क्या क्या होगा, सबसे पहले देखो, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, Z इंटू Z स्क्वायर
ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर क्या हो गया E4, ME ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 8 ऐसे ही आ जाएगा, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर, एन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा एनर्जी का हो गया। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ से एक रिलेशन आप बना सकते हो क्या, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, तो हमें इक्वेशन मिलता है क्या, शो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्वांटम नंबर। याद रखो ऐसे भी ये क्वेश्चन आया है पहले में कि शो दैट एनर्जी इन द बोहर ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी में जैसे मैंने बता ही दिया कि ME, E4, Z ये सब कांस्टेंट है सिर्फ n स्क्वायर को छोड़ के। तो ये सारे कांस्टेंट की अगर आपने वैल्यू डाल दी ना, जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 9.31 वाला है ना, E का क्या है 1.6 वाला है, H का क्या है 6.6 वाला है, ये सब वैल्यू अगर डाल दोगे ना तो वैल्यू आ जाएगा -13.6। बाकी Z और N ऐसे ही रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका आपको न्यूमेरिकल में फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही अगर इसमें आपने बोहर ऑर्बिट के लिए लेना चाहा तो क्वांटम नंबर क्या आता है वहां पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे फर्स्ट सेल में रहेगा, और n z का क्या हो जाएगा फॉर बोहर ऑर्बिट एटॉमिक कितना होगा 1 होगा, z का वैल्यू आ गया 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, तो 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे ही रहेगा, तो 37.6 अपॉन n स्क्वायर। ऐसे भी ये न्यूमेरिकल भी आया है फॉर्मूले में से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मेन ये यहीं तक है, और इसको आप एक्स्ट्रा है तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर पूछा गया फाइनल फॉर्मूला तो लिख सकते हो, तो यहीं तक आपका है जिसमें से आपको ये रिलेशन प्रूव करना है कि एनर्जी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्वांटम नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 3 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये 4 मार्क में भी पूछा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये थर्ड डेरिवेशन है जिसका नाम है बोहर्स फॉर्मूला फॉर वेव नंबर। क्वेश्चन में ऐसा भी आता है एक्सप्रेशन फॉर बोहर्स फॉर्मूला फॉर वेव नंबर, या ऑब्टेन रिडबर्ग फॉर्मूला ऑल्सो, ऐसा भी है रिडबर्ग नंबर या रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये भी 3 मार्क के लिए आता है, एग्जाम में आ चुका है 2010 में भी, अक्टूबर 15 में भी, और इस ईयर भी पॉसिबल चांसेस है कि ये आएगा। हमने बोहर का थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, एक्साइटेशन एनर्जी होता है ना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं EH म्यू, H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फोटोन एनर्जी पता है ना, वैसे ही है। तो E एनर्जी का वैल्यू अभी प्रीवियस वाले एक्सप्रेशन में मैंने डिराइव किया था, क्या था वो ME स्क्वायर Z स्क्वायर E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था यहाँ पे H स्क्वायर। तो nth ऑर्बिट के लिए हमने M ले लिया, nth ऑर्बिट के लिए हमने n ले लिया, बस यही सिमिलर ये है डिसिमिलैरिटी, बाकी पूरे इक्वेशन सेम का सेम है। तो En के लिए हमने ये इक्वेशन लिया एनर्जी का, En के लिए हमने ये, याद रखो एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया जस्ट प्रीवियस वाले इक्वेशन में वीडियो पे। तो H म्यू को हमने ऐसे रखा है, दोनों में आप देखो ME स्क्वायर Z स्क्वायर E4, ME स्क्वायर ME Z स्क्वायर E4 ये कांस्टेंट है, कॉमन है, 8 एप्सिलॉन भी कॉमन है, H स्क्वायर भी कॉमन है, 8 एप्सिलॉन कॉमन है, H स्क्वायर भी, सारे कॉमन मैंने एक साइड रख लिए। तो अंदर बचेगा क्या 1 अपॉन, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये n स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, और ये माइनस में है इसलिए m स्क्वायर मैंने बाद में लिख लिया। याद रखो सब में ME Z स्क्वायर E4 8 एप्सिलॉन और H स्क्वायर कॉमन है, वो निकाल लिया कॉमन, बचा क्या 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। H म्यू, H जो है ना मैंने यहाँ पे ला दिया, तो H इंटू H स्क्वायर क्या हो जाएगा H क्यूब, बाकी पूरा स्टेप एज इट इज है। ये म्यू मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी, दैट इज c स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, c अपॉन लैम्बडा होता है, तो c अपॉन लैम्बडा लिख दिया म्यू की जगह पे, ये पूरा इक्वेशन एज इट इज है। अब क्या करना है, ये c को भी आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो अगले स्टेप में, देखो c यहाँ पे नीचे आ गया, बाकी ये 1 बाय लैम्बडा एज इट इज है, ये पूरा इक्वेशन एज इट इज है पूरा। अब इसमें स्टूडेंट्स हो क्या जाएगा, जो ये ME e⁴ 8 एप्सिलॉन H क्यूब C, ये जो पूरा चीज है इसको हम लोग RH बोलते हैं, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट। देखो रिडबर्ग कांस्टेंट ME E4 8 एप्सिलॉन H क्यूब C। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है Z बचा है, तो बाकी ये पूरे कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिख ली हमने RH। ये 1 बाय लैम्बडा मतलब होता है वेव नंबर, क्या होता है वेव नंबर, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछे फॉर्मूला फॉर वेव नंबर, तो इसलिए वेव नंबर है जिसका वैल्यू आएगा Z स्क्वायर RH और 1 बाय n स्क्वायर माइनस n। याद रखो बोर्ड एग्जाम में ना इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत बार आए, इस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल, जहाँ आपको ये ऑर्बिट का वैल्यू दे देंगे, पूछेंगे ये ऑर्बिट का निकालो, ये दोनों का दे देगा, पूछेगा वेव नंबर निकालो। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आपको सब कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो मिल जाएगा, दैट इज 1.097 इंटू 10⁷। इसमें आपको टीचर्स बोलते भी है कि ये वैल्यू रट के जाओ एग्जाम के लिए, ठीक है। और अगर यही हाइड्रोजन आइटम के लिए रहेगा तो Z की जगह क्या डाल देंगे 1, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या RH, यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 3 मार्क के लिए बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको एनर्जी का वैल्यू रट्टा मार के रखना है, जो कि प्रीवियस इक्वेशन में मैंने बता दिया कैसे ऑब्टेन करना है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट करें। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है, जो कि जिसको ऐसा पूछा जाता है, स्टेट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एंड ऑल्सो शो दैट n इक्वल्स टू n नॉट e रेज टू माइनस लैम्डा बाई टी। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैंने बोर्ड पे लिखा है, यहाँ पे 3 बार आ चुका है। लास्ट 2019 में भी आया था मार्च, 2013 में भी आया और जुलाई में भी आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें एनटी हम लेते हैं, जिसका क्या होता है वैल्यू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट टाइम टी, और जो डीएन होता है वो क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है जो डिसइंटीग्रेट हुआ है एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में, जिसको हम लोग शॉर्ट टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं डीटी। तो लॉ क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है nt, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे तो क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा, जहां पे लैम्डा का मतलब होता है डीके कांस्टेंट। यही चीज आपको ना मैथ्स में भी मिलेगी, केमिकल काइनेटिक्स में भी ये चीज मिलेगा, ठीक है। तो dn/dt क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा, इसको रीअरेंज कर दिया मैंने, nt को नीचे ला दिया और dt को मैंने ऊपर ले लिया, तो dt किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा के साथ, तो लैम्डा dt। अब इंटीग्रेट अगर आप इसको करोगे dn/n को इंटीग्रेट कहां से कहां तक, n नॉट से लेके nt तक, माइनस लैम्डा एज इट इज रहेगा, और dt को भी इंटीग्रेट करोगे 0 टाइम से लेके t टाइम तक। तो जो n नॉट है ना वो क्या होता है नंबर ऑफ पेरेंट एटम प्रेजेंट, कौन से टाइम में, एट टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0। तो ये dn/n क्या होता है स्टूडेंट्स, हमको पता है इंटीग्रेशन में पढ़ा है, dn/n क्या होता है नथिंग बट log n। जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, ये फॉर्मूला है dn/n का, जो कि इंटीग्रेशन में मैथ्स में होता है, तो आपको ये खाली इतना याद रखना है, dn/n का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ n, और ये n नॉट अपॉन t। मैं यहाँ फिर भी लिख देता हूँ फॉर्मूला कि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इसीलिए फॉर्मूला लगाया। तो nt हो गया, कहाँ से कहाँ तक करना है, लोएस्ट लिमिट n नॉट से लेकर nt टाइम तक, माइनस लैम्डा ऐसे रहेगा, और dt का इंटीग्रेशन वापस जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पे हो जाएगा t। अब ये log n तो है, तो nt क्या है ऊपर है, तो nt माइनस n नॉट होता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे nt माइनस n नॉट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो इसलिए log में स्टूडेंट्स आपको पता ही है माइनस मतलब क्या होता है डिवाइड, तो हम लोग लिखेंगे nt/n नॉट माइनस लैम्डा t एज इट इज, ठीक है। ये स्टेप जिसको नहीं समझा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये कैसे होगा, log फाइनल मतलब log nt माइनस क्या होता है log इनिशियल, जो कि होगा n नॉट। तो log में हम लोग ने पढ़ा ही है, फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि माइनस मतलब क्या होता है डिवाइड, तो इसलिए nt/n नॉट हो जाएगा, किसके इक्वल माइनस लैम्डा t। अब स्टूडेंट ये भी आपको पता है कि log हटाते हैं तो क्या आ जाता है एक्सपोनेंशियल, तो मैंने यहाँ पे दोनों log हटा दिया, तो log हटाने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये पावर किसमें हो गया एक्सपोनेंशियल, मतलब जो भी ये वैल्यू रहेगी वो e के पावर में चली जाएगी, e मतलब क्या होता है एक्सपोनेंशियल, तो nt/n नॉट हो गया, log हट गया, log हटा तभी ये एक्सपोनेंशियल आया, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, nt इक्वल्स टू n नॉट मल्टीप्लाई में चला जाएगा किसके साथ, e के साथ, यही आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ तक बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा है, जिसमें से 1 मार्क किसके लिए रहता है, स्टेटमेंट के लिए रहता है, रेडियो एक्टिव डीके के। अब इस साल एक और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां को मुझे लगता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये चीज आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी करके जाना है, केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है वहां पे पूछा जाता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर इट, ठीक है। तो यही यहाँ पर भी फिजिक्स में भी है, तो ये पूछ सकते हैं, तो दोनों के लिए फायदेमंद हो जाएगा, सेम वैल्यू होता है। यहाँ पे हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, टाइम रिक्वायर फॉर डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके मटेरियल, टाइम रिक्वायर फॉर डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल का आधा डिसइंटीग्रेट होने के लिए जो टाइम चाहिए उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, यही जो अभी प्रूफ किया, इसी इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, स्मॉल n की जगह डाल सकते हो n नॉट बाई 2, n नॉट तो आपको पता है नंबर ऑफ डीके एट टाइम t 0, और t की जगह डाल दोगे t हाफ, क्योंकि हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके करना है। तो इस इक्वेशन में n की जगह मैंने डाल दिया n नॉट बाई 2, n नॉट ऐसे ही रहेगा, e ऐसे ही रहेगा, लैम्डा ऐसे रहेगा, t की जगह क्या हो जाएगा t हाफ। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया n नॉट और n नॉट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2, e रेस टू ऐसे ही बचेगा। ये 2 है ना स्टूडेंट, इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ, 2 को अगर मैंने ऊपर कर दिया तो ये जो e के पावर माइनस में ना, e का पावर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो e के सारे पावर प्लस में हो गए, और ये मैंने 1/2 को क्या कर दिया 2 कर दिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे फोकस करना है t हाफ पे, लेकिन पहले क्या करूँगा, लॉग डालूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना आपको कि मैंने लॉग हटा दिया तो e आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, e हटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा लॉग, तो e हटाना है तो ये लॉग की जगह, ये 2 की जगह क्या हो जाएगा log 2, ये पूरा e हट गया, और ये लैम्डा t हाफ, मुझे t हाफ चाहिए, तो t हाफ क्या हो जाएगा नथिंग बट
log 2 डिवाइड बाय लैम्डा, log 2 डिवाइड बाय लैम्डा। लॉग टेबल से अगर आप log 2 की वैल्यू देखोगे ना वो होता है 0.693, ठीक है, और लैम्डा एज इट इज। तो ये हो गया। अलग से क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर हाफ, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, ठीक है। ये केमिस्ट्री में भी आ सकता है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी 2 मार्क के लिए, इस फिजिक्स के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन तो प्रीवियसली आ चुका है 3 मार्क के लिए, ठीक है, ये वापस भी आ सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो मैंने चारों डेरिवेशन कराया है स्टूडेंट्स, अच्छे से करके जाओ, एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है इस बार, ठीक है। थैंक यू।